खबर प्रयागराज से है, जहां पूर्व विधायक विजय मिश्रा के परिवार की संपत्ति कुर्की गई है। भदोही पुलिस ने प्रयागराज में यह कुर्की की कार्रवाई की है। खपटिहा गांव में 3 मंजिला आलीशान मकान कुर्क किया गया है। इस बंगले की कीमत 7 करोड़ 30 लाख बताई जा रही है। यह बंगला विजय मिश्रा के भतीजे मनीष मिश्रा के नाम पर है। अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करके इस बंगले को बनाने का आरोप है। भदोही पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की है। कुर्की की कार्रवाई के दौरान ढोल बजाकर मुनादी की गई। आपको बताएं, आगरा जेल में बंद है बाहुबली विजय मिश्रा। भदोही की ज्ञानपुर सीट से लंबे समय तक विधायक रहे और अब इनकी प्रॉपर्टी को खंगाला जा रहा है। भतीजे के नाम पर यह प्रॉपर्टी थी प्रयागराज में, इसे भी कुर्क कर दिया गया। कुर्की की कार्रवाई पूरी की गई। सामान्य प्रक्रिया के तहत मुनादी ढोल नगाड़े के साथ ये बताई गई और इसके बाद 7 करोड़ 30 लाख का ये बंगला कुर्क कर दिया गया, जो कि भतीजे मनीष मिश्रा के नाम पर था। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, 7 करोड़ से अधिक कीमत का यह बंगला विजय मिश्रा पर शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। आगरा जेल में बंद बाहुबली विजय मिश्रा की एक और प्रॉपर्टी कुर्क हो गई, जहां प्रयागराज में भतीजे मनीष मिश्रा के नाम पर यह प्रॉपर्टी थी। भदोही पुलिस ने यह कुर्की की कार्रवाई की है। मौके पर ढोल नगाड़े के साथ पहले मुनादी कराई गई, उसके बाद कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया गया। तो भदोही के बाहुबली और विधायक ज्ञान मिश्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आगरा जेल में बंद है विधायक रहे विजय मिश्रा और अब इनकी प्रॉपर्टी को कुर्क करने के लिए भदोही पुलिस पहुंची प्रयागराज और प्रयागराज के खपटिहा गांव में ये बड़ा आलीशान मकान, जिसकी कीमत 7 करोड़ 30 लाख रुपए है, इसे भदोही पुलिस ने कुर्क कर दिया। सामान्य प्रक्रिया के तहत मुनादी कराई गई और उसके बाद कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया गया। कानपुर से खबर है, सपा विधायक इरफान सोलंकी और भाई रिजवान की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। गैंगस्टर लगने के बाद दोनों की 80 करोड़ की संपत्ति को चिन्हित कर लिया गया है। गलत तरीके से अर्जित की गई संपत्ति पर अब कुर्की की कार्रवाई हो सकती है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, इन्हें जब्त किया जा सकता है। इन संपत्तियों में कोठी समेत 3 मकान, 2 फैक्ट्री, कई निर्माणाधीन साइट बताई जा रही हैं। लखनऊ, दिल्ली, फतेहपुर, मुंबई में भी कई प्रॉपर्टीज हैं इनकी। तो इरफान बंधुओं की भी मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही, जहां अब नजर गैंगस्टर लगने के बाद इनकी प्रॉपर्टीज पर है। माना जा रहा है कि अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्तियों का ब्यौरा अब इकट्ठा किया जा रहा है। इरफान सोलंकी और भाई रिजवान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रशासन की नजर इनकी प्रॉपर्टीज पर है। सूत्र बताते हैं कि गलत तरीके से इन प्रॉपर्टीज को बनाया गया है और इसमें 3 मकान, 2 फैक्ट्री, कई निर्माणाधीन कंस्ट्रक्शन साइट हैं, जिस पर अब प्रशासन की नजर है। कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले वक्त में यहां भी इन्हें जब्त करने की कार्रवाई की खबर आ जाए। फिलहाल मुश्किलें बढ़ रही हैं, ये बात साफ है। 80 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसे मार्क किया जा रहा है। 80 करोड़ की संपत्ति को चिन्हित किया जा रहा है। पता यह चल रहा है कि गलत तरीके से इन संपत्तियों को अर्जित किया गया है और अब इस पर प्रशासन की कार्रवाई हो सकती है। 80 करोड़ की प्रॉपर्टी लोकेशन वाइज देखें, लखनऊ, दिल्ली, फतेहपुर, मुंबई है, जहां कई तरीके की प्रॉपर्टी है। सीतापुर से खबर है, विधायक ने पुलिसकर्मी को डांटा। महिला के अंतिम संस्कार में बेटे को नहीं बुलाने पर बहस हुई। विधायक ने सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की धमकी भी दे दी। राजू नाम के युवक ने विधायक से पुलिस वाले की शिकायत की थी। राजू का आरोप है कि गैर मौजूदगी में उसकी मां की हत्या कर पट्टीदारों ने जला दिया था, लेकिन उसको खबर नहीं दी गई। यही नहीं, मां के नाम पर 2 बीघा जमीन है, जिसे हड़पने का भी आरोप लगाया है। अब अपनी शिकायत लेकर जब वो थाना पहुंचा तो आरोप ये लगता है पुलिस वालों ने उसे वहां से भगा दिया। इसी वजह से विधायक ज्ञान तिवारी सिपाही सतीश कुमार को बुलाकर डांटे। योगी राज में महिलाओं का इतना सम्मान हो रहा है और तुम महिलाओं को डांट रहे हो। इसकी मां है, इसकी मां मरी है, इसकी मां मरी, कौन दाह संस्कार करेगा? अगर आपकी मां मरे या मेरी मां, इसकी मां है, इसकी मां मरी है, इसकी मां मरी, कौन दाह संस्कार करेगा? अगर आपकी मां मरे या मेरी मां मरे, कौन दाह संस्कार करेगा? हम लड़का जाएगा कि नहीं जाएगा? तो इनको क्यों नहीं बुलाया गया? दादा वही तो बुला सबको बुला के वही तो क्या कर रहे हो तुम? अब ये हो गया, इस महिला को तुम डांटोगे, दिमाग खराब, सही कर जबरदस्ती शिकार कर कम बोलो। तुम ये गरीब आदमी है, देख रहे जिंदा जला दिए उसको,
ये कोई तरीका है क्या? ये गरीब महिलाओं को सुनो यार, है योगी राज में महिलाओं का इतना सम्मान हो रहा है और तुम महिलाओं को डांट रहे हो। इसकी माँ है, इसकी माँ मरी है, इसकी माँ मरी कौन दाह संस्कार करेगा? अगर आपकी माँ मरे या मेरी माँ मरे कौन दाह संस्कार करेगा? हम लड़का जाएगा कि नहीं जाएगा? और इनको क्यों नहीं बुलाया गया? दादा वही तो बुला सबको बुला के वही तो क्या कर रहे हो तुम? अब ये हो गया, इस महिला को तुम डांटोगे, दिमाग खराब सही कर इनको जबरदस्ती शिकार कर कम बोलो। तुम ये गरीब आदमी है, देख रहे जिंदा जला दिए उसको, ये कोई तरीका है क्या? ये गरीब महिलाओं को सुनो यार, है योगी राज में महिलाओं का इतना सम्मान हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, जोशीमठ से खबर है, मलारी इन होटल पर कार्रवाई जारी है। होटल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी बताई जा रही है। पूरी तरीके से इस होटल को गिराने में 8 से 9 दिन का वक्त लगेगा। किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं होना है, मैनुअली इस होटल को गिराया जा रहा है। ऐसे में बड़ी अपडेट यह है कि मलारी इन होटल पर कार्रवाई चल रही है। मलारी इन को गिराने की कोशिश लगातार जारी है और ऐसे में यह बताया जा रहा है इसी स्पीड से अगर काम होता रहे तो 8 से 9 दिन का वक्त लगेगा पूरे होटल को ध्वस्त करने में। तो संवेदनशील स्थान पर इस प्रॉपर्टी को गिराया जाना इतना आसान नहीं है। किसी भी भारी भरकम मशीन का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। ऐसे में इस होटल को गिराने में 8 से 9 दिन का वक्त लगेगा। जोशीमठ में मलारी इन और माउंट व्यू होटल को डिसमेंटल करने की कार्रवाई लगातार चल रही है। सामने ये 2 होटल हैं, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, और दोनों होटल को एक साथ डिसमेंटल किया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि दोनों होटल एक दूसरे पर टिके हुए हैं। इस वजह से पहले एक एक करके नहीं बल्कि दोनों को धीरे धीरे करके ऊपर से लोड कम किया जाएगा और दोनों होटल को धीरे करके मैनुअल तरीके से डिसमेंटल की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर चल रही है। और यहाँ पर तमाम जो SDRF के लोग हैं, NDRF के लोग हैं, ये सुरक्षा के लिहाज से हैं ताकि अगर ये धंसता है या किसी तरीके की घटना होती है तो वो उस वक्त पूरी तरीके से वहाँ पर रेस्क्यू कर सकें। लेकिन एक बड़ा खतरा जो है वो ये बना हुआ है कि जहाँ पर ऊपर डिसमेंटल कार्रवाई मैनुअल तरीके से इसी वजह से की जा रही है क्योंकि नीचे देखिए आप, होटल के नीचे अगर आप जाएंगे तो एक बड़ी कॉलोनी है जहाँ पर भी पूरी दरारें थी। हालांकि यहाँ पर तमाम लोगों को यहाँ से खाली करा दिया गया है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जो आसपास के कुछ लोग हैं, आप छतों में देखेंगे नीचे वहाँ पर कुछ लोग हैं, तो उन लोगों को थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा ख़तरा है क्योंकि तमाम यहाँ पर मकान है और नीचे तक बहुत बड़ी कॉलोनी है। इसी के नीचे सिंगधार है जहाँ पर ज़्यादा इस तरीके की दिक्कतें आई थी। उसके नीचे अगर आप जाएंगे तो वहाँ JP कॉलोनी है जहाँ पर भी इस तरीके की दिक्कतें देखी गई थी। तो ये पूरा जो पैच है और यहाँ पर जिस तरीके से मैनुअल काम चल रहा है, यही वजह है कि जो बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो विशेषज्ञ हैं वो यही बता रहे हैं कि इसको बहुत मैनुअल तरीके से और बहुत अनुभव के साथ जो है यहाँ पर इसकी डिसमेंटल की कार्रवाई होगी ताकि ये किसी भी तरीके से धसाव की स्थिति में ना जाए। देहरादून से खबर है, जोशीमठ आपदा को लेकर कैबिनेट में चर्चा हुई है। जोशीमठ में कुल 4 स्थान चिन्हित किए गए हैं। राहत शिविर में विस्थापन के लिए 950 रुपए या मूल किराया दिया जाएगा। खाने के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को 450 रुपए दिए जाएंगे। विस्थापित होने वाले परिवार के 2 सदस्यों को मनरेगा में काम मिलेगा। पशुओं के विस्थापन के लिए भी कुछ राशि दी जाएगी और पोषण के लिए 80 रुपए प्रतिदिन दिए जाएंगे। छोटे पशुओं के लिए 45 रुपए प्रतिदिन दिए जाएंगे। प्रभावित परिवारों के लिए बिजली पानी के बिल की बात करें तो 6 महीने तक ये सब कुछ माफ होगा। बैंक लोन लेकर भी आगे वो बढ़ सकते हैं। आपदा मद से सभी बड़े हिल स्टेशन की स्टडी कराई जा रही है। क्या है पूरी डिटेल्स, आइए समझते हैं। हमारे सहयोगी पंकज राणा इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। पंकज, जरा समझाएं कि किस तरीके से, कहां से इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं वो तमाम लोग जो विस्थापित हुए हैं। देखिए, एक बड़ा निर्णय हम सरकार की ओर से कह सकते हैं राहत के तौर पर, क्योंकि जो जोशीमठ के लोग हैं वो काफी चिंतित हो रहे थे कि उनको किस तरह से उनका जीवन यापन किया जाएगा। उसी को लेकर आज कैबिनेट में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि जो परिवार होटलों में रह रहे हैं और उसके लिए सरकार ने एक बड़ा प्रबंध किया है कि उनको होटल दर पर या तो होटल मालिकों को किराया दिया जाएगा या फिर 950 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिए जाएंगे। खाने के लिए उन्हें 450 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दिया जाएगा। उसके साथ साथ ही जो परिवार जिनके घर विस्थापित हुए, जिनकी फसल का नुकसान हुआ है, खेती बाड़ी पूरी चौपट हो गई है या उनके जीवन यापन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, उन्हें मनरेगा के दर पर पूरी प्रतिदिन 2 व्यक्ति को परिवार के उन्हें मजदूरी उसकी दी जाएगी। तो इस तरह का निर्णय सरकार ने लिया है। उसके साथ साथ ही विस्थापन के लिए पीपल कोटी और कोटी बाग के अलावा 2 अन्य स्थानों पर विस्थापन के लिए उसकी जमीनों की जांच करने के लिए समिति का गठन किया गया है। समिति पूरी तरह से जांच करेगी। साथ साथ ही क्योंकि वहां पर तमाम जो पशु पालक हैं या भेड़ पालक हैं उनके लिए भी समस्या पैदा हो रही थी
कि जिनके घर टूटे हैं, मकान धंसे हैं, पशुशालाएं जो तमाम थी, गौशालाएं थी, वो धंस गई हैं, वो पशु कहाँ रहेंगे, उसके लिए भी सरकार ने एक प्रबंध आज कर दिया है। उसमें 15,000 रुपए पशुओं के विस्थापन के लिए दिए जाएंगे। उसके अलावा जो बड़े पशु हैं उनके लिए प्रतिदिन के हिसाब से 80 रुपए उनके चारा होता है उसके लिए दिए जाएंगे। छोटे पशु के लिए 50 रुपए दिए जाएंगे। तो इस तरह की व्यवस्था सरकार ने कर दी है। इसके अलावा जो पर्वतीय क्षेत्रों के बड़े हिल स्टेशन हैं, बड़े शहर हैं, उसके लिए जांच के लिए आपदा प्रबंधन विभाग से व्यवस्था की गई है कि आपदा प्रबंधन विभाग इसमें अपने स्तर से जो बड़े हिल स्टेशन है उनकी जांच कराएगा, ताकि कई जगह जो भू दबाव जैसी स्थिति बनी हुई है कर्णप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी के कई शहरों में, तो उसको लेकर जांच की जाएगी कि इन शहरों में आखिरकार भू दबाव की स्थिति क्यों बनी हुई है। तो इस तरह के बड़े निर्णय हम कह सकते हैं। इसके अलावा एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह भी बता दूं कि नकल विरोधी कानून के लिए भी सरकार ने पूरी तरह से ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। आज जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें विस्तार से नकल विरोधी कानून के लिए चर्चा की गई है। अगले कैबिनेट में ये प्रस्ताव आएगा और इसमें बड़े कड़े प्रबंध किए गए हैं। मुख्य सचिव एस एस संधू ने ये बात कही है कि देश का सबसे बड़ा कड़ा कानून नकल विरोधी उत्तराखंड में बनने जा रहा है। इसमें उम्र कैद के साथ साथ बड़े कड़े कानून इसमें रखे जाएंगे। तो ये कैबिनेट में रही है। दो महत्वपूर्ण चीजें आज उत्तराखंड में थी। एक तो जोशीमठ को लेकर किस तरह से सरकार प्लान तैयार कर रही है उसकी जानकारी दी गई है। दूसरा जो पटवारी की भर्ती में जो नकल का बात सामने आई थी उसको लेकर इसमें महत्वपूर्ण जानकारी दी है। लेकिन एक बड़ी बात ये भी है क्योंकि जोशीमठ के लोग ये भी आस लगाए बैठे थे कि विस्थापन की राशि को लेकर सरकार कुछ आज ऐलान कर सकती है, कैबिनेट में हो सकता है। तो विस्थापन को लेकर और पुनर्वास को लेकर, इसके अलावा जो उनको मदद दी जानी है, जो मुआवजा दिया जाना है, उसको लेकर फिलहाल अभी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसमें अलग से समिति जो गठित की गई थी वो समिति इसमें जांच करेगी। उसके बाद सरकार मुआवजे को लेकर अलग से ऐलान करेगी। बिल्कुल रवि, ये तमाम चीजें हैं, बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इन पर ये हर जानकारी बहुत मायने रखती है तमाम लोगों के लिए। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पंकज। तो देखिए, राहत शिविर में विस्थापित लोगों के लिए जो डिटेल्स हैं वो आ चुकी हैं। किस तरीके से वो विस्थापित होंगे, किस तरीके से उनके रहने खाने की व्यवस्थाएं होंगी और उनके परिवार के लोगों की रोजी रोटी का क्या काम किया जाएगा, फौरी तौर पर ये सब कुछ सोचा गया है और उसके लिए एक आदेश जारी कर दिया गया है। और इसके साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है इस कैबिनेट की बैठक में। लेकिन सबसे टॉप पर है जोशीमठ। जोशीमठ में जिस तरीके से तमाम परिवारों को विस्थापित करना पड़ा है, उनके लिए क्या पैकेज रहेगा, किस तरीके से वो निपट पाएंगे इस मुश्किल घड़ी में, ये चीजें भी सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है। उसकी डिटेल्स भी हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो जोशीमठ के लिए प्रयागराज में भी हवन पूजन किया जा रहा है। आपदा से रक्षा के लिए प्रयागराज के साधु संत भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। अमेठी के परमहंस आश्रम के पीठाधीश्वर शिव योगी मौनी महाराज ने शिव की आराधना की। माघ मेले में अपने शिविर में धार्मिक अनुष्ठान किया और भगवान भोलेनाथ से जोशीमठ को बचाने की मांग की। आप समस्त विघ्नों का हरण करते हैं। समस्त प्रकार की आपदाओं से रक्षा करते हैं। देवता भी आपकी शरण में जाते हैं। हम सब आपको बचाने। माघ मेला ऐसी जगह है जहाँ समस्त देवी देवता इसमें विराजमान है। जोशीमठ को बचाने के लिए अनंत संतों ने पूजा पाठ यज्ञ महामृत्युंजय अनुष्ठानों को किया है। हम सब एक करके भी उठे हुए हैं। भगवान से एकमात्र प्रार्थना है जोशीमठ को आप कृपा करके बचाएं। आपकी कृपा से वहाँ के प्राणियों की रक्षा हो सके, उनकी जीवन बच सके। सरकार से मेरा अनुरोध है कि जितनी व्यवस्थाएं आप अतिशीघ्र कर सकते हैं वहाँ करें। किसी भी प्रकार का प्राकृतिक आपदा फिर हमारी उस पीठ को न मिले। बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को बड़ी सौगात दी है, जहां पीएम मोदी ने टेंट सिटी का वर्चुअल उद्घाटन किया। इसके साथ ही वाराणसी डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखा दी। पीएम मोदी ने सभी क्रूज यात्रियों को सुखद यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। पीएम ने कहा, जलमार्ग पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अच्छे हैं, किराया भी कम लगता है। भारत में जो नदियां हैं वो लोगों और सामान के ट्रांसपोर्ट के लिए उपयोग में लाई जा सकती हैं। विकसित भारत के निर्माण के लिए कनेक्टिविटी जरूरी है। टेंट सिटी को लेकर के पीएम ने कहा, यह भारत के विकास का उदाहरण है, ये नए भारत के विकास का प्रतिबिंब है। गंगा विलास की शुरुआत होना साधारण नहीं है। इस अर्थगंगा में उसके एक अभियान को नई ताकत देगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल,
और बांग्लादेश की यात्रा के दौरान ये क्रूज हर तरह की सुविधा मुहैया कराएगा। साथियों, आज मैं उन सभी विदेशी टूरिस्ट का विशेष अभिनंदन करता हूं जिस क्रूज के माध्यम से पहले सफर पर निकलने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में मल्टी मॉडल टर्मिनल, यूपी और बिहार में फ्लोटिंग जेटी, असम में मैरीटाइम स्किल सेंटर, सी प्रिपेयर सेंटर, टर्मिनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ऐसे 1000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। तो वाराणसी में पीएम मोदी ने टेंट सिटी का उद्घाटन कर दिया। काशी में बसाए गए टेंट सिटी का एबीपी गंगा संवाददाता नीतीश पांडे ने जायजा लिया। आधुनिक सुविधाओं से लैस टेंट सिटी को आप भी देखिए। सिटी आपको अलग एहसास करा रही है और आपको बताएं कि आप अगर बनारसी परिधान, बनारसी साड़ी और बनारसी जो हस्तशिल्प है, अगर उसके शौकीन हैं तो आपको इस टेंट सिटी के भीतर वो सारी सुविधाएं मिलने वाली है। अब देखिए, इस टेंट सिटी के भीतर ही ये हथकरघा भी लगा हुआ है और इसके साथ ही जो साड़ियां सजाई जाने वाली हैं या जो हस्तशिल्प सजाए जाने वाले हैं वो यहाँ पर इन दराजों में रखे जाएंगे। तो अगर बात करें तो जो लोग इस टेंट सिटी में आएंगे उन्हें साड़ियों की खरीदारी के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि यहाँ हथकरघे के पास ही उन्हें बुनकरों के हाथ की बनी हुई साड़ियाँ मिलती नजर आ रही हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। तो काशी टेंट सिटी में मौजूद कर्मचारियों से एबीपी गंगा ने बातचीत की और समझा कि अंदर टेंट के भीतर लोगों को क्या क्या फैसिलिटीज दी जाएंगी। टेंट सिटी की सौगात मिल चुकी है और हमारे साथ जो मुख्य व्यक्ति हैं टेंट सिटी के वरुण पांडे जी। तो सबसे पहले सुरक्षा को जान लें, सुरक्षा के लिए क्या है? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बताना चाहूँगा कि सुरक्षा के लिहाज से हमारा कैंपस पूरी तरह सुरक्षित है। ये पूरा कैंपस सीसीटीवी सर्विलांस के अंडर में है। उसके साथ साथ जल पुलिस और अपने लोकल पुलिस थाने द्वारा एक चौकी का यहाँ निर्माण किया गया। उसके साथ साथ अग्नि सुरक्षा विभाग के लोग भी यहाँ तैनात रहेंगे। बुकिंग की स्थिति जानना चाहेंगे। अब तो टेंट सिटी जनता को समर्पित हो चुकी है, तो जो पब्लिक है, जो लोग यहाँ पर आएंगे, उनके लिए कौन सी वेबसाइट है और अब तक बुकिंग कितनी आ चुकी है, क्या क्या आ चुकी है, कब से यहाँ पर पर्यटक आएंगे, क्या कहना है? जैसा कि मैंने बताया आपको कि हम लोग को रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छी क्वेरीज हैं यहाँ पे। 15 ऑनवर्ड्स हमारे पास गेस्ट आना शुरू कर देंगे, क्योंकि काफ़ी बुकिंग्स हो रही हैं ऑनलाइन माध्यम से भी और ऑफलाइन से भी। शादी की भी बुकिंग हुई है? हाँ, शादी की बुकिंग्स भी यहाँ पे हो चुकी हैं। कितनी तारीख को? फरवरी की जो वेडिंग डेट्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली बुक्स हैं, तो उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे देंगे, बट शादी की बुकिंग्स भी आ रही हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।